दोस्तों, इस कहानी के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो कहानी को लाइक भी ज़रूर करना फ्रेंड्स। चलिए अब इस कहानी के दूसरे चैप्टर को पढ़ते हैं। इस वक्त तीनों एक दूसरे के गले लगे एक हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे, जिन्हें देखकर किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। कुछ देर बाद अंकिता जी पूरे परिवार के साथ रूम में आती हैं तो अन्वी उन सबको देखकर राज से अलग हो जाती है। अंकिता जी मुस्कुराकर कहती हैं, कैसी हो अब? अन्वी कहती है, जी ठीक हूँ। अंकिता जी बच्चों को अन्वी के हाथ से ले ले अनबी अंकिता जी बच्चे को अन्वी के हाथ से ले लेती हैं और उसे खिलाने लगती हैं। तभी बच्चा एकदम से रोने लगता है। ये देखकर राज भागकर अंकिता जी के पास जाता है और संभालते हुए बच्चे को उनसे लेकर चुप करवाते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर बच्चा चुप होकर कुछ देर उसे देखता है, फिर रोने लगता है। ये देखकर राज घबरा कर अन्वी से कहता है, देखो बेटी, इसे क्या हो गया? ये इतना रो क्यों रहा है? अन्वी बच्चे को राज की गोद से लेते हुए कहती है, शायद इसे भूख लगी है। राज उसकी बात सुनकर बाहर जाने लगता है। ये देखकर नील जी उससे कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? राज उन्हें देखकर जल्दी से कहता है, खाना लेने जा रहा हूँ। बेबी को भूख लग रही है ना? उसकी बात पे सब हंसने लगते हैं तो वो सबको मासूमियत से देखता है। तो अंकिता जी हंसते हुए कहती हैं, इतने छोटे बच्चे खाना नहीं खाते, सिर्फ माँ का दूध पीते हैं। उनकी बात सुनकर राज कहता है, अच्छा। अंकिता जी सबको लेकर बाहर चली जाती हैं और एक नर्स को अंदर भेज देती हैं। नर्स अंदर आकर अन्वी को बेबी को फीड करवाने के बारे में सब समझाती है तो अन्वी बेबी को फीड करवाने लगती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है क्योंकि अन्वी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसीलिए अगले दिन उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। अगले दिन सब बड़ी खुशी से अन्वी और बच्चे का वेलकम कहते हैं। राज तो बच्चे को छोड़ ही नहीं रहा था, वो हर वक्त बच्चे के साथ ही रहता था। देखते देखते बच्चे की छठी आ जाती है जिसमें उसका नामकरण रखा जाता है। सब राज को नाम रखने को कहते हैं तो राज काफ़ी देर बाद सोचकर बच्चे का नाम स्पर्श रखता है, पर वो हर वक्त उसे छुटकू ही बुलाता था क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था भले ही बच्चे का नाम स्पर्श है पर राज उसे छुटकू ही बुलाएगा। देखते ही देखते समय बीत रहा था। स्पर्श सब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो घर में सबका लाडला बन गया था। अदिति से लेकर नील जी तक कोई भी उसे नहीं छोड़ता था। हर वक्त वो किसी न किसी की गोद में रहता था, लेकिन अगर वो रोने लग जाए तो जल्दी चुप नहीं होता था। उसे सिर्फ राज ही चुप करवा सकता था। राज और स्पर्श का एक अलग ही रिश्ता था। राज हर वक्त स्पर्श का ख्याल रखता था, एक दोस्त की तरह। पर स्पर्श जब भी राज के साथ रहता वो हर वक्त हंसते खिलखिलाते रहता था, कभी भी वो रोता नहीं था। राज के पास अन्वी और स्पर्श का रिश्ता ठीक वैसा ही था जैसा एक माँ बेटे का रिश्ता होता है। पर अन्वी खुश थी। स्पर्श को राज के साथ ऐसे घुलता मिलता देखकर उसे हमेशा मन में एक गिल्ट रहता था कि उसने राज का फ़ायदा उठाया है, पर अब शायद वो गिल्ट मिटता जा रहा था। अब उसे उतना गिल्ट नहीं होता था। सब बहुत खुश थे स्पर्श के आने से, पर राज की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं आया था। वो वैसे का वैसा ही था जिससे सबके मन में उदासी रहती थी। पर स्पर्श अपनी शैतानियों से सबका मन बहला लेता था। ऐसे ही देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। अदिति ने 2 साल पहले एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम सबने नव्या रखा था। उसके आने से राज और भी खुश हो गया था क्योंकि उसे एक और पार्टनर जो मिल गया था खेलने के लिए। वहीं उसका शैतान बेटा भी बहुत खुश था, पर वो हर वक्त नव्या को परेशान करता रहता। उसकी आदत थी नव्या को छेड़ने की, उसे तंग करने की, जिससे नव्या उससे बहुत चिढ़ती थी। स्पर्श की शैतानियाँ अब काफ़ी बढ़ चुकी थी। वो पूरे परिवार को अपनी उंगली पे नचाता था। उसे किसी से डर नहीं लगता था सिवाय अन्वी के। अन्वी शुरू से सख्त थी उसके प्रति, जिससे स्पर्श घर में किसी से तो डरे। इसीलिए स्पर्श बहुत डरता था अन्वी से, पर राज हमेशा उसको बचा लेता था अन्वी से।
खैर सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, पर सबके दिल में एक मलाल था राज के ठीक ना होने का। आज सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे, सिवाय राज और अस्पर्श की। वो अपने कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद अस्पर्श उठकर बैठता है। उसकी आँख खुलती है तो अपने बगल में राज को देखकर उसे उठाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग पापा, उठो, सुबह उदई है। राज मुँह बनाकर कसमसाते हुए उठकर कहता है, क्या है छुटकू, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? अस्पर्श अपने सिर पे हाथ मारते हुए कहता है, ओहो पापा, आप भूल गए, आज मैं क्रिकेट खेलना था। राज याद कहते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो जल्दी से नहाकर रेडी होकर नीचे चलते हैं। वैसे भी आज तो संडे है, सब घर पर ही होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इतना कहकर वो अस्पर्श को अपनी गोद में उठाकर उस रूम में जाता है। कुछ देर बाद दोनों नहाकर रेडी होते हैं और नीचे आते हैं तो अस्पर्श जल्दी से भाग कर नील जी के पास जाता है और चहकते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग दादू। नील जी मुस्कुराकर उसके माथे को चूमते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। अस्पर्श बाकी सबको भी गुड मॉर्निंग कहता है। फिर नब्या के पास जाकर उसके बाल खींचते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग चुहिया। नब्या रोंदू शकल बनाकर अनवी से कहती है, छोटी माँ, भाई माला। अनवी अस्पर्श को आंख दिखाकर सख्ती से कहती है, अस्पर्श शांति से ब्रेकफास्ट करो, आप परेशान मत करना नवी को। उसकी बात सुनकर अस्पर्श चुपचाप बैठ जाता है तो राज आकर उसके बगल में बैठता है। उसे बैठा देख कर अनवी जल्दी से राज की प्लेट में नाश्ता सर्व करती है तो राज मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू बेस्टी। अनवी सिर्फ मुस्कुराकर रह जाती है। राज अपने हाथ से अस्पर्श को खिलाने लगता है क्योंकि अस्पर्श सिर्फ राज के हाथ से ही खाना खाता था। उनका रिश्ता वाकई सबसे अलग था, जो बिल्कुल पाक और साफ था, जिसमें सिर्फ प्यार और दोस्ती थी। नाश्ता करके राज अनवी से कहता है, बेस्टी चलो ना, क्रिकेट खेलते हैं, प्लीज़ चलो ना। उसकी बात सुनकर अनवी कहती है, पर मुझे काम है किचन में। अंकिता जी कहती हैं, कोई बात नहीं अनवी, तुम चली जाओ बच्चों के साथ, किचन का काम मैं और अदिति देख लेंगी। अदिति भी कहती है, हाँ अनवी तुम जाओ। अनवी अदिति के कहने पे उसे देखती है, जिसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। शायद उसे भी बच्चे के साथ कुछ समय बिताना था, क्योंकि रोज़ उन्हें बिल्कुल समय मिलता था बच्चों के साथ बिताने का। ये देखकर अनवी कहती है, माँ क्यों ना भाभी भी हमारे साथ चलें, काम हम लोग बच्चों के साथ कुछ समय बाद बिताने के कर लेंगे। अंकिता जी कुछ सोच कर कहती हैं, ठीक है अदिति तुम भी चली जाओ। उनकी बात सुनकर अदिति खुशी से अनवी को देखती है, फिर उसके पास जाकर धीरे से उसे थैंक यू बोलती है, जिससे अनवी सिर्फ मुस्कुरा देती है। राज, अस्पर्श और नब्या तीनों वंश को भी बुला लेते हैं। फिर सब गार्डन में जाते हैं और वहाँ पे क्रिकेट खेलने लगते हैं। बैटिंग की बारी अस्पर्श की थी और बॉलिंग अनवी कर रही थी। विकेट कीपर वंश था, वहीं फील्डिंग राज कर रहा था। तभी अस्पर्श जोर से बॉल को मारता है, जिससे राज उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है, पर अचानक ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसे ऐसे गिरते देखकर सब भागकर उसके पास जाते हैं। अस्पर्श डरते हुए रोने लगता है तो अदिति उसे चुप करवाने लगती है। अनवी राज को उठाते हुए कहती है, राज जी क्या हो गया आपको? राज जी होश में आइए। फिर भी राज बेहोश रहता है तो अनवी का दिल किसी अनहोनी से घबराने लगता है और वो घबराते हुए वंश से कहती है, भैया जल्दी से गाड़ी निकालिए, हमें इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। वंश हाँ में सिर हिलाकर कार निकालने चला जाता है। फिर कार निकाल कर वापस आकर राज को उठाकर कार में बिठाता है तो अनवी पीछे वाली सीट पर राज का सिर अपनी गोद में रख कर बैठ जाती है। फिर अदिति से कहती है, भाभी बच्चों का ख्याल रखिएगा और घर में बाकी सबको बता दीजिएगा। अदिति हाँ में सिर हिलाती है तो अनवी वंश से चलने को कहती है। वंश कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। रास्ते भर अनवी राज को उठाने की कोशिश कर रही थी, साथ ही रो भी रही थी। तो वंश उसकी हालत देखकर कहता है, शांत हो जाओ अनवी, सब ठीक होगा, चिंता मत करो। अनवी बिना कुछ बोले बस भगवान से प्रार्थना करने लगती है। कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वंश जल्दी से स्ट्रेचर मंगवा कर राज को उस पर लिटाता है। डॉक्टर राज को
वीआईपी वार्ड में लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसका चेकअप करने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं ये सब मेडिसिन की वजह से हुआ है। जो मेडिसिन हम उन्हें दे रहे थे उससे इनका जो क्लाट थोड़ा बहुत बचा था दिमाग में वो गल जाएगा। शायद इनका क्लाट पूरी तरह से गल चुका है। मे बी अब इनकी याददाश्त वापस आ जाए। मे बी ये ठीक हो जाएं। ये दिखला इनके होश में आने के बाद पता चलेगा। उनकी बात सुनकर वंश और अनवी के दिल में एक उम्मीद जगती है, जिससे मन ही मन भगवान सब ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ राज को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर गुस्से से कहता है, व्हाट द हेल, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर उससे धीरे धीरे सब याद आने लगता है। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और सामने से अनवी रोते हुए आकर सीधे उसके गले लगकर सुबकते हुए कहती है, आप ठीक तो हैं ना? आपको पता है मैं कितना डर गई थी राज जी। आपने 2 पल के लिए तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इतना कहकर वो सुबकने लगती है। राज उसकी बातें सुनकर उसे देखने की कोशिश करता है, पर फिर मन ही मन कहता है, कोई लड़की एक ऐसे इंसान से भला क्यों शादी करेगी जो एबनॉर्मल हो। कहीं ये लड़की किसी गलत मकसद से तो मेरे घर नहीं आई। पर अब तक इसने कुछ गलत किया नहीं, क्या पता किया भी हो। मैं उस वक्त इस हालत में थोड़ी था जो कुछ समझ पाता नहीं। मुझे अभी इसके सामने बिल्कुल वैसे ही एक्ट करना होगा। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ठीक हो गया हूँ। जब तक मुझे इसके इंटेंशन का पता नहीं चल जाता मैं इसके सामने अपनी सच्चाई नहीं ला सकता। इतना कहकर वो अनवी को देखता है जो इसके सीने से लगे सुबक रही थी। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं तो उन्हें देखकर अनवी राज से अलग हो जाती है। डॉक्टर राज से पूछते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? राज मासूमियत से कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ डॉक्टर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर आगे पूछते हैं, अच्छा ये बताइए आप अभी कितने साल के हैं? राज उन्हें देखकर कहता है, मैं तो अभी 10 साल का हूँ। उसकी बात सुन के अनवी के दिल में जो उम्मीद जगी थी वो टूट जाती है, जिससे उसकी आंखों में फिर से नमी आ जाती है। पर वो खुद को संभाल कर खड़ी रहती है। वहीं दूसरी तरफ राज अनवी के हर एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था, पर वो उसके सामने खुद को पहले जैसा ही दिखा रहा था। वंश वहाँ आकर राज से कहता है, राज अब कैसा फील कर रहे हो? राज वंश को देखता है तो उसका मन उसे गले लगाने का कहता है, पर वो खुद को संभाल कर पहले जैसा ही कहता है, मैं ठीक हूँ भैया। ये सब मुझसे बार बार यही क्यों पूछ रहे हैं? मुझे घर जाना है। वंश हाँ में सिर हिलाकर डॉक्टर से कुछ बात करता है। फिर राज और अनवी को लेकर घर चला जाता है। घर आते ही राज भागकर अंदर चला जाता है। वहीं अनवी उदासी से उसे जाते हुए देखती है। ये देखकर वंश कहता है, चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा अनवी। अनवी सिर हिलाकर वंश के साथ अंदर चली जाती है। अंदर आकर राज हॉल में देखता है सब बैठे होते हैं। उनसे देखते ही अंकिता जी उसके पास जाकर घबराते हुए कहती हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना? राज हाँ में सिर हिलाता है। हालांकि वो अपने परिवार को देखकर भावुक हो चुका था, पर वो खुद को नॉर्मल ही रखता है। आसपास आकर राज की उंगली पकड़ते हुए कहता है, पापा आप ठीक तो हो ना? राज घुटने के बल बैठते हुए स्पर्श को देखता है। इस बार वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और स्पर्श को गले लगा लेता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है, वहीं दिल में सुकून। तभी अनवी और वंश भी वहाँ आते हैं। अनवी राज और स्पर्श को जब ऐसे देखती है तो उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। वहीं स्पर्श राज की शर्ट को मुट्ठी में भींचते हुए रूंधी आवाज़ में कहता है, सॉरी पापा, मेरी वजह से आप क्रिकेट खेलने के लिए गए थे और मेरी वजह से आपको चोट लग गई। उसकी बात सुनकर राज होश में आता है। फिर उससे अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहता है, नहीं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ छुटकू। स्पर्श बिना कुछ बोले उसके गले लग जाता है। स्पर्श अपने पापा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए राज की ऐसी हालत देखकर वो बहुत घबरा गया था। तभी अनवी कहती है, राज जी आप चलकर अब आराम कर लीजिए थोड़ी देर। उनकी बात सुनकर राज स्पर्श को गोद में उठाकर उठता है और अपने कमरे में चला जाता है।
नव्या भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है तो अनवी उसे गोद में उठाकर ऊपर अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में आकर अनवी देखती है स्पर्श राज के गले लगकर उससे बातें कर रहा था, जिसका जवाब राज बड़े चाव से दे रहा था। ये देखकर अनवी मुस्कुरा देती है। नव्या उसकी गोद में मचलने लगती है तो अनवी कहती है, क्या हुआ नवी? नव्या कहती है, मुझे भी चाटू के पास जाना है। अनवी उसे राज के पास बिठा देती है और खुद सोफे पे रखे कपड़े समेटने लगती है। नव्या को देखकर राज कहता है, नवी इधर आना मेरे पास। नव्या जल्दी से उसके पास जाती है तो राज उसे भी अपने सीने से लगा लेता है और फिर स्पर्श और नव्या से बातें करने लगता है। पर अभी भी वो पहले की तरह ही रिएक्ट करता था, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। देखते ही देखते समय बीत जाता है और रात हो जाती है तो सब मिलकर डिनर करते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अदिति और अनवी मिलकर किचन समेटने लगती हैं। कुछ देर बाद फ्री होकर वो दोनों भी अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में आकर अनवी राज को देखती है जो स्पर्श को गले लगाए सो चुका था। उन दोनों को देखकर अनवी मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद करके दोनों के पास जाकर बैठ जाती है और प्यार से एक टक दोनों को देखने लगती है। फिर राज के बालों पे हाथ फेरते हुए धीरे से कहती है, डर ही गई थी आज मैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या कहती। आपके अलावा मेरा है ही कौन, आपसे ही तो मेरी दुनिया है। आप और स्पर्श मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं, मैं ये लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, पर आपको ये बता भी नहीं सकती। कितना अजीब रिश्ता है ना हमारा। आज जब डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक हो सकते हैं तो दिल में एक उम्मीद सी जगी, पर वो भी जल्द ही टूट गई। आई रियली लव यू सो मच राज। काश मैं आपको ये सब बता पाती। काश हमारा रिश्ता भी बाकी सबकी तरह नॉर्मल होता। काश। इतना सब कहते कहते उसका गला रूंध गया था और आंखें नम हो गई थी। वो किसी तरह खुद को संभाल कर वो उस रूम में चली जाती है। उसके जाते ही राज अपनी आंखें खोलकर उसे जाते हुए देखता है। फिर मन ही मन कहता है, आई एम रियली वेरी सॉरी अनवी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर अभी भी मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट नहीं है। और जब तक मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें अपने से अलग होने तब तक मैं तुम्हें अपने सही होने की खबर नहीं दे सकता। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद अनवी चेंज करके बाहर आती है और राज के माथे को चूमकर स्पर्श के बगल में लेटते हुए उसके भी माथे को चूमकर उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें मूंद लेती है। अगली सुबह अनवी की आँख खुलती है तो वो रोज़ की तरह रेडी होकर नीचे जाकर पूजा करने के बाद किचन में काम करने लगती है। कुछ देर बाद अदिति भी आकर उसकी हेल्प करने लगती है। फिर सब नाश्ता करके अपने अपने काम पे चले जाते हैं। वहीं राज बच्चों के साथ खेलने लगता है। दिन बीतने लगते हैं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने में राज ने अनवी को बहुत करीब से महसूस किया था। उसके बिना किसी के कुछ कहे सारा काम कर देना, बच्चों को, परिवार को और उसको संभाल लेना, ये सब राज का दिल जीत रहा था। पर वो अभी भी इस कश्मकश में था कि जब अनवी इतनी अच्छी है, सब कुछ ठीक भी है, तो फिर उसने क्यों शादी की। एक दिमाग से कमज़ोर व्यक्ति से ये सोचकर वो हमेशा अनवी को लेकर डाउट में रहता था। ऐसे ही एक दिन अनवी बैठकर सब्जी काट रही थी। वहीं अदिति भी उसके साथ बैठी चावल बीन रही थी। बाकी राज और बच्चे उनके साथ बैठकर मिल्क शेक पी रहे थे। तभी अंकिता जी आकर अनवी के पास बैठते हुए कहती हैं, बहू अब तुम्हें दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बात सुनकर अनवी के हाथ रुक जाते हैं और वो अपनी जगह पे ठिठक जाती है। वहीं अदिति भी हैरानी से अंकिता जी को देखती है। दूसरी तरफ राज अनवी को गहरी नज़र से छिपते हुए देखने लगता है। अनवी एक गहरी सांस लेकर सख्ती से कहती है, माँ मैं अभी इस बारे में नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि अभी स्पर्श छोटा है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब देखते हैं। अंकिता जी उनकी बात सुनकर मुंह बिचका कर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही अनवी रोते हुए अदिति से कहती है, मैं कैसे राज जी के करीब चली जाऊँ। ऑलरेडी एक गिल्ट मेरे दिल में है कि मैंने उनका फ़ायदा उठाया है। मैं दोबारा ये सब नहीं कर सकती, नहीं होगा मुझसे ये सब दोबारा।
उसकी बातें सुनकर अदिति उसे अपने गले लगाकर शांत करवाने लगती है। वहीं राज अनवी को ऐसे देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो चुप रहकर स्पर्श और नव्या को लेकर गार्डन में चला जाता है, जिससे बच्चे ये सब ना सुने वरना उन पर असर पड़ेगा। देखते ही देखते रात हो जाती है। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अनवी भी कमरे में चली जाती है, पर आज उसका कुछ समय अकेले बिताने का मन था, इसीलिए वो शांति से बालकनी में खड़ी होकर एकटक चांद को देखने लगती है। तभी राज, जो कि स्पर्श को सुला चुका था, वो अनवी को बालकनी में जाते देखकर वो भी उसके पीछे चला जाता है। फिर अनवी के बगल में खड़े होकर उसे देखता है, जो कि सबसे बेखबर होकर नम आँखों से चांद को देख रही थी, जैसे चांद से किसी बात की शिकायत कर रही हो। उसे ऐसे देखकर राज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अनवी को साइड से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, क्या हुआ? उसकी आवाज़ सुनकर अनवी होश में आती है और झट से अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलकर सो जाते हैं। इतना कहकर वो खुद को राज की बाहों से आज़ाद करके कमरे में जाने लगती है। तभी राज उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है, जिससे अनवी सीधा उसके सीने से लड़ जाती है और हड़बड़ाकर राज की आंखों में देखती है। राज प्यार से उसे देखते हुए उसके बालों की लट को उसके कान में फंसाते हुए फुसफुसा कर कहता है, मुझे भी नहीं बताओगी क्या हुआ? उसके ऐसे बोलने पर अनवी सिहर जाती है, पर वो खुद को संभाल कर किसी तरह कहती है, कुछ नहीं हुआ है। राज उसकी आंखों में देख कर कहता है, नहीं कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे अनवी क्या बात है? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अनवी नम आँखों से उसके देख कर कहती है, आप कब ठीक हो गए? उसकी बात सुनकर राज हैरानी से उसे देख कर कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं ठीक हो गया हूँ? अनवी नम आँखों से मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि मैं मेरे राज जी को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी मेरा नाम नहीं लेते, और दूसरी बात, कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करती। राज उसकी बात सुनकर दांतों तले अपनी जीभ दबा लेता है, जिसे देखकर अनवी हंस देती है। राज मुँह बनाकर कहता है, अरे यार, तुम्हें ऐसे देखकर मैं भूल गया था। अनवी उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरती हुई कहती है, अब सच सच बताइए, कब आप सही हुए? राज मुँह बिचका कर कहता है, 1 महीने पहले, जब मैं बेहोश हुआ था। अनवी उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, क्या 1 महीने पहले? और आपने अब तक किसी को बताया भी नहीं? राज कहता है, हाँ, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कैसी हो। मेरा मतलब है, तुम इतनी अच्छी हो तो तुमने मुझे जैसे पागल से शादी क्यों की? मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने ये किसी को नहीं बताया। उसकी बात सुनकर अनवी कहती है, तो क्या पता चला? राज मासूमियत से कहता है, यही तो बात है, कुछ पता ही नहीं चला, तुम ही बता दो रीजन। अनवी उसकी बात सुनकर उसे देख कर कहती है, जिसका कोई नहीं होता ना, उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। मुझे यहाँ वो सब मिला जो मामी जी के घर पे नहीं मिला। हाँ, बस कभी कभी माँ के प्यार की कमी महसूस हुई, क्योंकि माँ ना तो कभी मुझे अपनी बेटी मानी है, ना उन्होंने मुझे सिर्फ अपनी बहू माना, लेकिन बाकी सब ने बहुत प्यार दिया। फिर चाहे वो अदिति भाभी हों, जिनमें मुझे एक बड़ी बहन दिखाई देती है, या फिर वंश भैया, जिसमें मुझे एक बड़े भाई दिखते हैं, या फिर पापा, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, और आपने भी हमेशा एक दोस्त की तरह मुझे सहारा और प्यार दिया। पता है, आपको शादी का मतलब नहीं पता था, फिर भी आपने शादी के हर वादे, हर कस्में नासमझी में निभाई, हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे हमेशा खुश रखा, मेरी सारी बात मानी, मुझे खुश करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते थे आप। जब भी माँ कुछ कहती थी तो मैं खूब रोती थी अपने पेरेंट्स को याद करके, पर आप हमेशा मुझे हंसा देते थे, जिससे कुछ पल के लिए ही सही मैं सब भूल जाती थी। आपकी नादानियाँ, आपकी शरारतें हमेशा मुझे सब कुछ भुलाकर हंसने पे मजबूर कर देती थी। फिर जब माँ ने मुझे बच्चे के लिए कहा तो मैं शॉक्ड थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उनके प्रेशर की वजह से मुझे आगे बढ़ना पड़ा। आज भी मुझे लगता है जैसे कि मैंने आपका फ़ायदा उठाया है, जिसका गिल्ट आज भी मेरे मन में है।
कुछ समय बाद हमारी ज़िंदगी में अस्पर्श आया जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। उसके आने के बाद से मेरा गिल्ट कम होने लगा था, पर आज माँ ने फिर से कहा तो मैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर वो फपक कर रो पड़ती है। राज आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समा लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अनबी, इसीलिए प्लीज़ खुद को दोष मत दो और मैं हूँ ना हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा पहले की तरह। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया क्यों किया, बस मुझे इतना पता था कि अगर आज हमारे पास स्पर्श है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसीलिए मैं कभी भी तुम्हें उस बात के लिए गलत नहीं कह सकता, बल्कि मैं तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे स्पर्श दिया। इसीलिए थैंक यू सो मच अनवी। उसकी बातें सुनकर अनवी उससे अलग होकर उसे देखती है तो राज आगे बढ़कर उसका माथा चूम कर कहता है, आई लव यू सो मच। क्या हम इस बार एक दूसरे की मर्जी से आगे बढ़ें इस रिश्ते में, क्योंकि मुझे ना एक प्यारी सी बेटी चाहिए बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो उसके लिए आई थिंक हमें कुछ सोचना चाहिए, क्यों? इतना कहकर वो शरारत से अनवी को देखता है तो अनवी शर्मा कर अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपा लेती है, जिसे राज उसकी मंजूरी समझकर उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में चला जाता है। फिर दोनों ही इस बार एक दूसरे की रजामंदी से एक हो जाते हैं। बालकनी से झांकता चांद भी दोनों के प्यार को देखकर बादल में छिपते हुए मुस्कुरा देता है। 1 साल बाद अनवी हॉल में खड़ी एक आदमी से कहती है, भैया जल्दी करिए, कुछ देर में स्पर्श आता ही होगा। उसके आने से पहले हमें सब डेकोरेट कर लेना है। उसकी बात सुनकर वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर जल्दी जल्दी काम करने लगता है तो अनवी जल्दी से किचन में जाकर देखती है। वहाँ का नज़ारा देखकर वो गुस्से से कहती है, ये सब क्या करके रखा है आप सब ने किचन में? उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर राज और वंश पीछे मुड़कर उसे देखते हैं तो राज जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो जान? कहा था ना मैंने तुम्हें कि कमरे में रहकर आराम करो, पर नहीं, तुम्हें तो भागने दौड़ने की आदत पड़ गई है। एक जगह तुमसे कहीं बैठा नहीं जाता है ना। अनवी उसे घूरते हुए कहती है, अच्छा हुआ कि मैं आ गई, वरना आप लोग मेरे किचन को और बर्बाद कर देते। अब आप सब बाहर जाइए, मैं बनाती हूँ खाना। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ने को होती है, राज उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जाकर कमरे में आराम करो, हम सब मिलकर सब कुछ कर लेंगे। अनवी उसे रोकते हुए कहती है, अरे पर। राज उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, लगता है तुम्हें ऐसे मानना ज़्यादा पसंद है। अनवी शर्मा कर कहती है, क्या कर रहे हैं? सारे वर्कर्स काम कर रहे थे और ऐसे अच्छा लगता है क्या? राज उसे वैसे ही ऊपर ले जाते हुए कहता है, अब क्या करें भाई, जब बीवी पति की बात ना सुने तो उन्हें ऐसे करना पड़ता है। उनकी बात सुनकर अनवी उसे घूरती है तो वो मुस्कुराकर उसके गाल को अपने होठों से छू लेता है, जिससे अनवी हैरानी से उसे देखती है तो राज शरारत से कहता है, ऐसे ना देखो वरना दोबारा प्यार हो जाएगा। अनवी मुंह बना लेती है तो राज उसे कमरे में बेड पर बिठाते हुए सख्ती से कहता है, खबरदार, अब अगर उठी तो फिर प्यार से उसके पास बैठकर देखो जान, अभी ना मेरी गुड़िया को केयर और प्यार की ज़रूरत है, और अगर ऐसे में तुम ऐसे भागोगी तो उसे परेशानी होगी और मैं तुम्हें और अपनी गुड़िया को कभी परेशान या तकलीफ़ में नहीं देख सकता। इसीलिए प्लीज़ समझो मेरी बात को, बस कुछ दिनों की बात है, फिर गुड़िया के आने के बाद तुम अपनी मनमानी करना, मैं नहीं रोकूंगा, बट कुछ दिन और सहन कर लो, बस थोड़ा सा प्लीज़। उसके ऐसे कहने पर अनवी मान जाती है और मुस्कुराकर उसके गले लग जाती है। दरअसल अनवी दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी और इस वक्त उसका 9वां महीना चल रहा था, इसीलिए राज उसका कुछ एक्स्ट्रा ही ख्याल रख रहा था। जब से उसे पता चला था कि अनवी प्रेग्नेंट है, तब से वो अनवी को खुद से कोई काम नहीं करने देता था, और तो और उसने ऑफिस से भी वर्क फ्रॉम होम कर लिया था। वह हर वक्त अनवी के साथ रहना चाहता था ताकि जो पल उसने स्पर्श में गंवा दिए थे उन्हें वो एक बार जी सके। आज स्पर्श का बर्थडे था और स्पर्श नव्या के साथ स्कूल गया था, जिन्हें लेने अदिति गई थी। वहीं राज और वंश घर के खाने की तैयारी कर रहे थे और नील जी अंकिता जी के साथ गिफ्ट लेने गए थे। कुल मिलाकर सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। नव्या के आने के बाद
अदिति और वंश की ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक हो गया था। वहीं राज जब से ठीक हुआ था वो पहले की तरह ऑफिस जाने लगा था, पर अनवी की प्रेगनेंसी की वजह से अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। राज अनवी को खुद से दूर करके दवाई देता है और उसका माथा चूम कर उसके पेट को अपने होठों से छू कर कहता है, गुड़िया मम्मा को बहुत परेशान करती है ना, आपको कोई नहीं, सॉरी मम्मा बहुत परेशान करती हैं ना आपको, कोई नहीं, जब आप बाहर आओगी ना तो पापा और आप दोनों मिलकर मम्मा को परेशान करेंगे। उसकी बात सुनकर अनवी मुंह बनाकर कहती है, मुझे तो अब आपकी गुड़िया से जलन होने लगी है, अभी ये आई नहीं है तब आप इतने प्रोटेक्टिव हैं, इसीलिए जब ये आ जाएगी तब तो आप मुझे भूल ही जाएंगे, हर वक्त इसके साथ ही रहेंगे। राज उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहता है, तुम भी न जान, भला तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई ले सकता है, अगर तुम ना होती तो गुड़िया भी तो नहीं होती। तुम्हारी जगह मेरे दिल में सबसे अलग है और वो जगह तुम्हारे लिए हमेशा बुक्ड रहेगी और उसे मुझसे कोई नहीं ले सकता, समझी। उसकी बात सुनकर अनवी हाँ में सिर हिला देती है तो राज उठते हुए कहता है, अच्छा चलो अब तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ किचन में। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं अनवी उसके जाने के बाद खुद से कहती है, आई लव यू सो मच राज, आपने मुझे ज़िंदगी दी है, इसीलिए तो मैं आपको आपकी गुड़िया दे रही हूँ। भले ही आपको मैंने अपने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं बताया, लेकिन आप कभी मुझसे नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ। बहुत प्यार करती हूँ ना आपसे, इसीलिए आपकी हर ख्वाहिश पूरा करना चाहती हूँ। अब आगे चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, राज सिर्फ अनवी के हैं और अनवी सिर्फ राज की। इतना कहकर वो नम आँखों से मुस्कुरा देती है। शाम तक अदिति आती है बच्चों को लेकर, तो सब मिलकर मुस्कुराते हुए स्पर्श का बर्थडे मनाते हैं। वहीं अनवी नम आँखों से सारे पलों को अपने दिल में कैद कर लेती है। अचानक ही अनवी को पेट में तेज़ दर्द उठता है, जिससे वो चीखती है, आह। राज उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ जान। अनवी रोते हुए कहती है, बहुत दर्द हो रहा है राज, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर राज तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले जाता है और कार में उसे आराम से पीछे लेटा देता है। तो अदिति भी अनवी को संभालते हुए पीछे बैठ जाती है। वहीं राज जल्दी से ड्राइविंग सीट संभालते हुए वंश से कहता है, भैया बच्चों का ध्यान रखिएगा। वंश उसे आश्वासन देकर जाने को कहता है तो राज कार स्टार्ट करके चला जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही राज अनवी को गोद में उठाकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाता है। तो डॉक्टर सिचुएशन को देखते हुए अनवी को ओटी में ले जाते हैं और राज को बाहर ही रुकने को कहते हैं। राज बेचैनी से ओटी के बाहर चहलकदमी करने लगता है। वहीं अदिति उसे विश्वास दिलाती है कि अनवी को कुछ नहीं होगा, पर राज की बेचैनी फिर भी कम नहीं होती। ओटी के अंदर से लगातार अनवी की चीखने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर राज की आंखों में नमी आ जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आकर राज को एक पेपर देते हुए कहती हैं, देखिए उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ऑलरेडी मैंने उन्हें बताया था कि इस बार उनकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो हमें उन्हें या उनके बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा। इसीलिए आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए और हमें बताइए कि आपको कौन चाहिए, अपनी वाइफ या आपका बेबी। डॉक्टर की बात सुनकर राज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, पर वो खुद को संभाल कर कांपते हाथों से पेपर पर साइन करके धीरे से कहता है, मेरी वाइफ को बचाइए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ओटी में वापस चली जाती हैं। वहीं राज अपनी जगह पर धम्म से बैठ जाता है तो अदिति उसके पास जाकर उसे संभालते हुए कहती है, चिंता मत करिए देवर जी, सब ठीक हो जाएगा, आपका बेबी भी ठीक होगा और अनवी भी, बस भगवान पर विश्वास रखिए। उनकी बात सुनकर राज खाली आंखों से ओटी को एकटक देखने लगता है, जहां से अनवी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। ओटी में डॉक्टर नर्स को अनवी को बचाने को कहती हैं, जिसे सुनकर अनवी कहती है, नहीं डॉक्टर प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाइए, इतने रिस्क के बाद मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकती, आप प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इतना कहकर वो फपक कर रो पड़ती है। डॉक्टर नर्स से बचाने को कहती हैं। फिर सब मिलकर अनवी
की बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। काफ़ी देर बाद राज को ओटी से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर एक पल को राज के चेहरे पे सुकून आ जाता है, पर अगले ही पल अनबी का ख्याल आते ही वो बेचैन होकर ओटी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। नर्स ओटी से बाहर निकल कर राज को बच्चे को थमाते हुए कहती हैं, मुबारक हो, बेटी हुई है। राज उसकी बात सुनकर नम आँखों से अपनी बेटी को देखता है, फिर नर्स से पूछता है, और मेरी वाइफ? नर्स से झुका कर कहती है, आई एम सॉरी, पर उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आप वहाँ उनसे मिल लीजिए। इतना कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है। वहीं राज अपनी जगह पे जम जाता है तो अदिति राज से बच्ची को लेकर अनवी के पास जाने को कहती है। कुछ समय में अनवी को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो राज जल्दी से उसके पास बैठते हुए उसका हाथ थाम कर रूंधे गले से कहता है, ये कौन सी बात हुई जान? तुमने तो कहा था ना कि तुम ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाओगी, फिर इतनी जल्दी थक गई? अनवी नम आँखों से मुस्कुराकर धीरे से कहती है, मैंने तो आपका साथ ज़िंदगी भर निभाने का सोचा था, पर शायद हमारी किस्मत में हमारा साथ सिर्फ इतना ही था। हमारी बेटी का ख्याल रखिएगा और स्पर्श का भी ख्याल रखिएगा। उन दोनों को कभी भी उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दीजिएगा। उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दीजिएगा। राज नम आँखों से कहता है, तुम्हारे बिना मैं कैसे उन्हें ये सब दे पाऊँगा? उन्हें उनकी माँ की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ उन्हें मत छोड़ कर जाओ, मुझे मत छोड़ कर जाओ। अनवी मुस्कुरा कर धीरे से कहती है, मुझे पता है आप सब संभाल लेंगे, अपना भी ख्याल रखिएगा राज। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपके करीब रहूँगी, बस मुझे याद कर लीजिएगा। देखना मैं झट से आपके पास आ जाऊँगी। राज उसे डांटते हुए कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं? अगर बता देती तो आज ऐसा नहीं होता। आज तुम और स्पर्श हम साथ होते। अनवी धीरे से कहती है, क्योंकि अगर बता देती तो आप बेबी अबॉर्ट करवा देते, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने आपकी आंखों में चमक और खुशी देखी थी, और मुझे ये भी पता था कि आप कितनी बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं कैसे आपको कुछ बताती। राज रोंधे गले से कहता है, तुमने बहुत गलत किया जान, मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। अनवी नम आँखों से तड़पते हुए कहती है, ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया है राज। अगर आप ही मुझसे नाराज़ हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए, वरना मैं सुकून से मर भी नहीं सकूँगी। उसकी बात सुनकर राज उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें जान, मैं हूँ ना, देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनवी मुस्कुरा कर उस पर अपनी पकड़ कसते हुए धीरे से कहती है, आई लव यू राज, हमारी फैमिली का और अपना ख्याल रखिएगा। अब मुझे बहुत सुकून की नींद आएगी, क्योंकि मैं आपकी। इतने में उसकी सांसें तेज़ हो जाती है, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोलने की कोशिश करती है, बाहों में हूँ। इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। वहीं राज को जब कुछ हलचल महसूस नहीं होती तो वो अनवी को खुद से दूर कहता है। तभी अनवी का हाथ नीचे गिर जाता है, जिसे देख कर राज रोते हुए चीखता है, अनवी। उसकी चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठती है। वहीं अदिति भी उसकी चीख सुनकर भागकर वार्ड में आती है और सामने अनवी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके कदम उसका साथ छोड़ देते हैं और वो वहीं खड़ी रह जाती है। राज रोते हुए अनवी को हिलाते हुए कहता है, होश में आओ जान, तुम मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर अब क्या ख़त्म हो गया तुम्हारा प्यार? सिर्फ इतना ही प्यार था तुम्हारा? बोलो, कुछ बोलो जान। जाओ, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और अब तुम ऐसे मुझे अकेला छोड़ कर चली गई। आई हेट यू। इतना कहकर वो अनवी को अपनी बाहों में भर कर रोने लगता है। कुछ देर बाद अदिति को नर्स आकर बॉडी ले जाने को कहती है, जिससे अदिति होश में आती है और घर पर कॉल करके वंश को सब बताती है। वंश की भी आंखें नम हो जाती हैं सब सुनकर। फिर वंश हॉस्पिटल आकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अनवी की बॉडी एम्बुलेंस में लेकर घर चलने को राज से कहता है। राज तो भी ठीक हालत में ही नहीं था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले शांति से एम्बुलेंस में अनवी के साथ
घर जाने लगता है। पूरे रास्ते उसने अनवी को अपने सीने से लगाए हुए था। वहीं वंश अदिति और बच्चों के साथ अपनी कार से घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद सब घर पहुंचते हैं तो स्पर्श भागकर राज के पास जाकर कहता है, पापा मम्मा कहाँ हैं? राज उसकी बात सुनकर उसे खाली आंखों से देखता है तो स्पर्श दोबारा उससे पूछता है, पर राज बिना कोई जवाब दिए अनवी को एम्बुलेंस से नीचे लेकर आता है। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर घर पर ले जाता है तो उसके पीछे स्पर्श भी चला जाता है। नील जी और अंकिता जी भी इस बात को सुनकर काफ़ी दुखी थे। वो दोनों ही अनवी को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद अदिति और वंश भी बच्चों के साथ वहां पहुंचते हैं। फिर आज अनवी का अंतिम संस्कार करता है। साथ ही मन ही मन खूब शिकायतें भी करता है अनवी से। उसकी आंखों में नमी बरकरार थी। वो अपने एक हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए दूसरे हाथ से अनवी की चिता को अग्नि देता है। ये पल उसके लिए कितना मुश्किल था, ये सिर्फ वही जानता था। अंतिम संस्कार के बाद राज घर आता है तो उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो बच्ची को अदिति की गोद से लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं स्पर्श भी राज के पीछे पीछे चला जाता है। कमरे में आकर राज बच्ची को चुप करवाने लगता है तो बच्ची चुप होकर राज को मासूमियत से देखती है, जिसे देखते ही राज को अनवी की याद आती है तो नम आँखों से हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, बिल्कुल अपनी मम्मा पे गई हो मेरी गुड़िया। बच्ची उसकी बात सुनकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है। तभी स्पर्श कमरे में आकर राज से लिपटते हुए रोते हुए कहता है, पापा क्या मम्मा आप कभी वापस नहीं आएंगी? राज उसकी बात सुनकर उसे समझाते हुए कहता है, मम्मा आपके पास ही हैं बच्चा, वो कभी भला अपने स्पर्श से दूर रह सकती हैं? स्पर्श उसकी बात सुनकर नाम में सिर हिलाता है तो राज कहता है, मम्मा हमेशा आपके साथ रहेंगी। इस वक्त भी वो आपके साथ हैं और पता है वो आपको ऐसे रोते हुए देख रही हैं, इसीलिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। स्पर्श अपने आंसू पोंछ कर कहता है, अब मैं नहीं रोऊंगा मम्मा। राज कहता है, अब आप रोना मत, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो ना। फिर बालकनी में उसे ले जाकर आसमान में चमक रहे सितारे को दिखाता है। वो देखो सबसे ब्राइट स्टार है ना, वो आपकी मम्मा है। स्पर्श मासूमियत से कहता है, क्या सच में वो मेरी मम्मा है? राज कहता है, वो आपकी मम्मा है। अच्छा अब चलो मम्मा को गुड नाइट करो, सब सोने का टाइम हो गया है। स्पर्श जल्दी से गुड नाइट करके राज के साथ रूम में चला जाता है। राज स्पर्श को अपने सीने से लगाकर सुलाने लगता है। वहीं बच्ची को अपने पेट पर लिटाकर अच्छे से पकड़ते हुए उसे भी सुलाने लगता है। कुछ देर बाद स्पर्श और बच्ची सो जाते हैं तो राज ने अच्छे से लिटाकर बच्ची के आसपास पिलो रखकर बालकनी में आसमान को देखते हुए नम आँखों से कहता है, कैसे संभालूंगा मैं सब अकेले तुम्हारे बिना? अनवी पीछे से मुस्कुरा कर कहती है, वैसे ही जिसे अभी संभाला। फिर उसके पास आकर उसकी बाँह पकड़ते हुए, और किसने कहा कि आप अकेले हैं? मैं हूँ ना, हर वक्त हर पल आपके साथ रहूँगी। जहाँ भी आपके कदम डगमगाएंगे आप मुझे वहाँ पाएंगे। राज उसकी आंखों में देख कर कहता है, सच कह रही हो ना? अनवी मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, बिल्कुल सच। राज हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा अपनी बेटी का नाम तो बताओ। अनवी मुस्कुरा कर कहती है, हमारी बेटी का नाम राजवी, जो कि हम दोनों के नाम से जुड़कर बना है। राज मुस्कुरा कर कहता है, बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतना कहकर वो जैसे ही अनवी के चेहरे को छूने की कोशिश करता है, वो छू नहीं पाता, जिससे वो निराशा से अपना सिर झुका लेता है। ये देखकर अनवी उसका हाथ थाम लेती है, जिससे राज के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी राजवी के रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर राज अंदर आता है और उसे अपने पेट पे लिटाकर थपकी देने लगता है, जिससे कुछ देर बाद राजवी सो जाती है तो राज उन दोनों को, राजवी और स्पर्श का माथा चूम लेता है। फिर अनवी को देखता है, जो कि स्पर्श के बगल में लेटी थी। उसे देखकर राज मुस्कुरा देता है तो अनवी भी मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे राज स्पर्श और राजवी को संभालने लगता है। उन्हें संभालने में
अनवी हमेशा उसका साथ देती थी, जैसा कि उसने कहा था। जब भी राज के कदम डगमगाते या फिर वो खुद को अकेला महसूस करता, अनवी तुरंत उसके पास हाजिर हो जाती है, जिससे राज को अनवी की कमी उतनी महसूस नहीं होती थी। पर कभी कभी उसे बुरा ज़रूर लगता था, क्योंकि वो अनवी को अपने गले से लगा नहीं सकता था। खैर, राज ने अपने बच्चों को संभाल लिया था और उनके साथ थोड़ा खुश भी था। वो उन्हें हर खुशी देने की पूरी कोशिश भी करता था। इसके साथ ही उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। आज ही कहानी यहीं ख़त्म होती है। आई नो आप लोगों को इसका एंड पसंद नहीं आया होगा, पर ज़रूरी तो नहीं ना कि हर वक्त हम खुशी खुशी ही रहें। ज़िंदगी में ऐसे कई पड़ाव आते हैं जिनका सामना हमें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। जैसे अनवी ने राज से शादी करी, फिर सारे इम्तिहानों को पार करके अपना जीवन गुजारा, पर राज के साथ उसका साथ सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए। दोस्तों, मेरी पिछली भी कहानी कुछ ऐसी ही थी जिसमें भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी, तो उसका भी जवाब आप लोगों को इस कहानी के अंत में मिल गया है। प्लीज़ आप लोग अब बैड कमेंट मत कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।